नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर की बात करें तो बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि जानेंगे आज के करंट अफेयर में कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में और उसके बारे में बेसिक से चर्चा करेंगे। तो हर करंट अफेयर के का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टैटिक जीके का भी जिक्र करेंगे। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास को इस मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन का। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। तो दोस्तों, यही कुछ इंसान को करना चाहिए और ज़्यादा खुशी होने पर ज़्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। चलिए तो दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सुनील अरोड़ा के बाद देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा? सुनील अरोड़ा के बाद देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा? तो बात करेंगे अनूप चंद्र पांडे देश का अगला चुनाव आयुक्त होगा। और बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा बेसिक से। अब बात करते हैं अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। और बात करते हैं पहला मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 1972-73 के कार्य में ईस्वी में इसका कार्यकाल रहा था। और बात करते हैं 23वें चुनाव आयुक्त की, तो 23वें चुनाव आयुक्त की बात करते हैं सुनील अरोड़ा 23वें चुनाव आयुक्त हैं। और बात करते हैं 24वां चुनाव आयुक्त की, तो अनूप चंद्र पांडे 24वां चुनाव आयुक्त होने वाले हैं। और बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वेतन 2.5 लाख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की वेतन की अगर बात करें तो उसे 2.5 लाख वेतन मिलता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि जो पहले हो जाए 6 वर्ष या 65 वर्ष, उसके अनुसार से यह इसका कार्यकाल होता है। और बात करते हैं चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयुक्त में पांडे का कार्यकाल की बात करें तो यह 3 साल से थोड़ा कम होगा और वे फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। मतलब बात करते हैं इससे 3 साल के लगभग ही इसका कार्यकाल होंगे और फरवरी 2024 में ये सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाएंगे। और बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के 2 के अधीन यह मतलब इसका जिक्र किया गया है। और बात करते हैं अनूप चंद्र पांडे फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। और चुनाव आयोग का गठन की बात करें तो 25 जनवरी की बात करें 1950 में इसका गठन किया गया था चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग का मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली है। और चुनाव आयोग की पहले कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें कुमार सेन थे। और बात करते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, यानी कि इसी दिन चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था, तो इसी दिन को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं तो ये है पांडे जी को देख लीजिए, यही होंगे अगले चुनाव आयुक्त। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? तो ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है, तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है। और बात करेंगे ऑक्सी वन योजना क्या है, इनसे क्या फायदे यानी लाभ होंगे, तो उसके बारे में बेसिक से चर्चा करेंगे। और बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ जमीन में ऑक्सी वन यानी एक जंगल बनाने की घोषणा की है। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। और बात करते हैं ऑक्सी वन में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस अवसर पर वृक्षों के महोत्सव पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि वृक्षों को बढ़ावा देंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगवाएंगे
और जिससे पर्यावरण समस्या दूर हो और ऑक्सीजन की कमी भी दूर हो। और बात करते हैं संवर्धन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों को रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि 75 वर्ष जिसका उम्र पूरा हो गया है, 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उसे पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। जिस वृक्ष का 75 वर्ष से ऊपर उसका एज हो गया है तो उसे 2500 रुपये के रूप में पेंशन राशि दी जाएगी। यह पेंशन हर साल वृद्धा अवस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। मतलब ये पेंशन जो है वृद्धा अवस्था सम्मान पेंशन के तहत यह राशि बढ़ाई भी जाएगी। और बात करेंगे इसकी जो कहाँ पे स्थापना किया जा रहा है, तो यह इसकी स्थापना की बात करें तो मुगल नहर करनाल में वन विभाग की जमीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था। और पंचवटी, बेल, आंवला इसकी बात करें तो इसमें वृक्ष की बात करें तो पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद, पीपल के पेड़ आदि सब लगाए जाएंगे। इसे 80 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। मतलब 80 एकड़ जमीन के क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा। और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करें तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है और राजधानी की बात करें चंडीगढ़ है। और राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रविशंकर झा हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और बात करते हैं स्थापना की। हरियाणा की स्थापना तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का स्थापना किया गया था। और बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या हरियाणा में तो 10 है। और बात करते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 5 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो हरियाणा में टोटल 90 है, यानी 90 यहाँ विधानसभा सीट है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी तीसरे क्वेश्चन की। तो बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो बात करते हैं बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 विजेताओं की घोषणा की गई। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो यह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में किया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में, बाफ्टा के बारे में। अब बात करते हैं बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई है। यह समारोह लंदन के टेलीविजन सेंटर में फिल्माया गया और रिचर्ड आयोडो द्वारा होस्ट किया गया। यानी कि रिचर्ड आयोडो द्वारा इसे होस्ट किया गया, यानी अगुवाई किया गया। और बात करते हैं बाफ्टा का मतलब क्या होता है। बाफ्टा का फुल फॉर्म यानी मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यानी इसका शॉर्ट नाम होता है बाफ्टा। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 के विजेता है। तो बात करते हैं यह है विजेता की लिस्ट, आप देख सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें तो माइकल कोएल, आई में डिस्ट्रूज यू। और लीडिंग एक्टर पॉल मेस्कल, नॉर्मल पीपल। और ड्रामा सीरीज की बात करें तो सेव मी टू है। और बात करते हैं बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस चार्ली कपूर और एमी लू विड है। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज की बात करते हैं इनसाइडर नंबर 9 है बेस्ट कॉमेडी सीरीज। अब बात करते हैं ओरिजिन म्यूजिक हैरी स्कॉट रेडकिल है। और खेल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट है। और बात करते हैं इसके बारे में ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य बाफ्टा पुरस्कार जो दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। और यह पुरस्कार की बात करते हैं 1955 में दिया जा रहा है। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है, यानी कि जो भी ब्रिटिश कार्यक्रम है उन्हीं के लिए यह दिया जाता है। ये है बाफ्टा पुरस्कार की कुछ पिक्चर, आप देख सकते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस की सिफारिश की है? यानी कि किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस की सिफारिश की गई है? तो यूएनएससी के द्वारा किया गया है। यूएनएससी के द्वारा यह इसकी सिफारिश किया गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में बेसिक से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले विश्व संगठन के प्रमुख के रूप में दूसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए सिफारिश की है।
और 15 राष्ट्र परिषद ने एक बंद बैठक आयोजित की गई थी, यानी 15 राष्ट्र परिषद के द्वारा एक बंद बैठक आयोजित की गई थी, जहां महासचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 193 सदस्य देश महासभा में गुटेनरस के नाम की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। पिछले महीने भारत ने भी जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में अपनी उम्मीदवारी के लिए गुटेनरस को अपना समर्थन दिया था, यानी सपोर्ट किया था कि अगला प्रमुख गुटेनरस एंटोनियो गुटेनरस ही हो। इसके लिए भारत ने अपना सपोर्ट दिया था। और बात करते हैं, इससे पूर्व भारत अस्थायी सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में रहा है। कितनी बार रहा है? तो ये 8वीं बार रहा है। और बात करते हैं 1950 से 51 तक रहा है। और 1950 से 51 तक की बात करें तो ये पहली बार रहा था। दूसरी बार की बात करें तो 1967 से 68 तक रहा था। और बात करते हैं 1972 से 73 तीसरी बार थे, और 77 से 78 तक चौथी बार। और बात करते हैं 1984 से 85 तक पाँचवीं, और छठी बार की बात करें तो 1991 से 92 तक छठी बार। और 7वीं बार की बात करते हैं 2011 से 12 तक, और 20 से 21 तक यह सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर सदस्य देश, यानी अस्थायी मेंबर देश रहा था। और बात करते हैं 5 देश इस संगठन में अस्थायी सदस्य है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश जो अस्थायी सदस्य है, तो कौन कौन से हैं? बात करते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन है। और बात करते हैं इनके अलावा 10 अस्थायी देश यूएनएससी में अस्थायी सदस्य देश हैं, यानी अस्थायी देश कंट्री हैं। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, और 6 अंग का अलग अलग कार्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो न्याय से संबंधित फैसले यहाँ पे किए जाते हैं। और महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायिकता परिषद, यानी इसके 6 कुल अंग होते हैं। और 6 अंग जो होते हैं, इनका सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। और बात करते हैं सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग होता है। और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, यानी कि कोई भी देश आपस में लड़े झगड़े नहीं, और उसका जो अगर कोई लड़ाई होता है एक दूसरे के प्रति, तो उसको शांत करने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए यह काम आते हैं सुरक्षा परिषद, और शांति बनाए रखने के लिए इनका काम है शांति बनाए रखना विश्व में। और बात करते हैं मुख्यालय की, तो मैनहट्टन टापू यानी द्वीप पर न्यूयॉर्क नगर और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं सदस्य की बात करें तो 193 सदस्य देश है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा की बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये जो भाषा है 6 भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। और बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की नई भाषा कौन सी है, तो स्पेनिश जो है नई संयुक्त राष्ट्र संघ की नई भाषा है। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, तो पहले महासचिव की बात करें तो ट्रिगवेली था, जो कि नॉर्वे देश से बिलोंग करता है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 90वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल देश से है। और अभी तक में कुल 9 महासचिव बन चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, और बात कर लेते हैं यूएनएससी के फुल फॉर्म। यूएनएससी का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे दिया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये लोगो है, आप दे सकते हैं। और बात करते हैं इसके बारे में और भी, तो ये सारी जितनी भी संस्थाएं हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जितने भी संस्थाएं हैं ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के से मान्यता प्राप्त, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ये संस्थाएं आती है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो बात करते हैं, यह पहले स्थान पर आने वाले राज्य है मध्य प्रदेश, यानी एमपी पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे नंबर की बात करें तो यह उड़ीसा रहा है, और तीसरे नंबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश रहा है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से। 2018-19 में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 18वें स्थान पर था। यह 18वें स्थान पर रहा था। और बात करते हैं, लेकिन सरकार और क्षेत्र में पदाधिकारियों के लगातार प्रयास से वहाँ की व्यवस्थाओं को और भी अच्छी तरीके से बनाया गया, जिसमें कि तीसरा स्थान हासिल करने में सक्षम रहा हिमाचल प्रदेश। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 64.1 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। और बात करते हैं उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। और बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो आधार होता है, इसके आधार में से कुछ ये चीज़ें शामिल रहते हैं। भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं हैं जो, और 5 साल से कम उम्र के 59% बच्चे, और 54% किशोर लड़कियों, और 53% गैर गर्भवती गैर स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो होते हैं, ये एनीमिक होते हैं, यानी एनीमिया से ग्रसित होते हैं। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें राजधानी की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो शिमला है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो अभी वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लिगम्पा नारायण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 1971 में, यानी कि 25 जनवरी 1971 में इसका स्थापना किया गया था। और लोकसभा सीट की बात करें तो 4 है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तो 3 है। और बात करते हैं विधानसभा सीट की बात हिमाचल में तो 68, यानी 68 यहाँ विधानसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो पहले स्थान पर रहा है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो शहर में स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का, जो लगातार चौथे साल से इस स्वच्छता रैंकिंग में चौथे स्थान पे बरकरार रहा है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का स्थापना किया गया था। और सीट की बात करें तो लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 है। और यहाँ बात कर लेते हैं राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट की बात करें तो 230 विधानसभा सीटें हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो बात करते हैं गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं यह क्या है। अब बात करते हैं गुजरात मेरीटाइम बोर्ड यानी GMB गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेंगे। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि बात करते हैं ये जो समुद्री क्लस्टर है, ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण अनुकूल के तहत यह विकसित किया जाएगा, जो कि पर्यावरण की को और अच्छी बेहतर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और बात करते हैं जिसमें इसी योजना के तहत बंदरगाह, शिपिंग, रसद, सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल है, जो सभी एक भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो वातावरणीय यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूल है। उसी के लिए यह लॉन्च किया गया, यानी कि लॉन्च करने वाले हैं। और गिफ्ट सिटी में मौजूद है, यानी गुजरात की गिफ्ट सिटी में मौजूद है
और बात करते हैं गिफ्ट सिटी, भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। गिफ्ट सिटी की बात करें तो भारत की पहली गिफ्ट सिटी है, भारत की पहली गिफ्ट सिटी परिचालन स्मार्ट सिटी भी है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं भी है। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गुजरात के बारे में तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और बात करते हैं क्लस्टर नियामकों, सरकारी एजेंसियों, समुद्री शिपिंग उद्योग संघों और व्यवसायों, मध्यवर्ती सेवाओं, सेवा प्रदाताओं जैसे शिपिंग वित्त, समुद्री बीमा, समुद्री मध्यस्थ, समुद्री कानून फर्मों और समर्थन सेवा प्रदाताओं जैसे समुद्री शिक्षा संस्थानों के रूप में समुद्र उद्योग के खिलाड़ियों की मेजबानी करना चाहता है। यानी कि ये सब शामिल है, जो आप यहाँ पे दिख रहा है, आपको पढ़ सकते हैं। और यानी कि ये सभी कार्य यहाँ पे होने वाले हैं। तो बात करते हैं और गुजरात के बारे में। तो गुजरात राज्य की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विक्रम नाथ गुजरात के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो गुजरात की 1 मई 1960 में, यानी कि 1 मई 1960 में गुजरात का स्थापना किया गया था। और लोकसभा सीट की बात करें तो 26 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट की बात करें तो गुजरात में विधानसभा सीटें 182 विधानसभा सीट है। चलिए अब देखते हैं, ये है समुद्री क्लस्टर यानी की बात करें तो यही है जो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में। यह है गिफ्ट सिटी, भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाएं यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन महानिदेशक नौसेना संचालक बने हैं? तो हाल ही में कौन महानिदेशक नौसेना संचालक बने हैं? तो बात करते हैं वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर नौसेना महानिदेशक संचालक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। और चलिए बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। अब बात करते हैं वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर की। तो यह VSM ने महानिदेशक नौसेना संचालन यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर यानी ASW के विशेषज्ञ, और उन्होंने नौसेना के फ्रंट लाइन युद्धपोतों में ASW अधिकारी के रूप में और बाद में गाइडेड डिस्ट्रॉयड या INS मैसूर के अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में काम किया है। इन्होंने इन सब में काम कर चुका है ये। और बात करते हैं, इन्होंने मिसाइल कॉर्वेट INS कोड़ा, मिसाइल युद्धपोत INS शिवालिक और विमान वाहक पोत INS विराट की कमान संभाली है। उन्होंने ये सब कमान संभाल चुके हैं। और इसी की एक्सपीरियंस के अनुसार नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर इसी के अनुसार इसे यह पदभार का ग्रहण मिला है। और बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष की। तो नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह है, जो 24वें नंबर का नौसेना अध्यक्ष है। और बात करते हैं भारतीय नौसेना की स्थापना की, तो 26 जनवरी 1950 में किया गया था। और पहले नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल रामदास कटारी जी हैं, जिनका निधन 8 अक्टूबर 1911 को एवं 21 फरवरी 1983 को मृत्यु हुआ था। जन्म 1911 में हुआ था और 21 फरवरी 1983 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह एक भारतीय नौसेना अधिकारी थे, पहले नौसेना अधिकारी थे। और बात करते हैं नौसेना का आदर्श वाक्य की, सनम नो बरुणा नौसेना का आदर्श वाक्य है। और बात करते हैं ये पंढेरकर की। तो ये पंढेरकर जी है, देख सकते हैं आप, जो कि ये नौसेना के महानिदेशक संचालक के पद पर पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है किस देश को? तो किस देश को चुना गया है? तो बात करते हैं
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2022 से 24 के लिए भारत देश को चुना है। आइए बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। अब बात करते हैं भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2022 से 24 की 3 साल की अवधि के लिए चुना गया, यानी 3 वर्ष के इनका कार्यकाल होगा। 3 ईयर का कार्यकाल होगा जो इसके लिए चुना गया है। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग में से एक है। यह 6 मुख्य अंगों में से यह एक अंग है। और बात करते हैं भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में 7 जून 2021 को यूएनजीए द्वारा 54 सदस्यीय इकोसोक के लिए चुना गया है, यानी 54 सदस्य ये सब देश के साथ समर्थन के साथ और 54 सदस्य देशों के साथ इकोसोक के लिए, यानी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। तो और बात करते हैं इकोसोक का मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क और जिनेवा में स्थित है। और बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की बात करें 26 जून 1945 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष ओह जून इनके अध्यक्ष है। और बात करते हैं नौसेना दिवस की, तो नौसेना दिवस उस क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया है, तो बात कर लेते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात करते हैं इकोसोक के फुल फॉर्म के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी के लिए भारत को अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए चुना गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन रही है। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप में कौन रही है। तो बात करते हैं टॉप में रिया चक्रवर्ती रही है, जो हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को एक साल से ऊपर हो गए हैं, तो मरने से यानी उनकी डेथ होने के कारण ये चर्चा में रही थी। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं द टाइम्स 50 मोस्ट डिजराइबल वुमेन 2020 सूची को जारी किया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया जाता है, यानी 40 से जो कम उम्र के होते हैं उसे इसमें शामिल किया जाता है, यानी पार्टिसिपेट का मौका दिया जाता है। और टाइम्स मोस्ट डिजराइबल वुमेन 2020 सूची में रिया चक्रवर्ती ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण वह पिछले साल अधिकांश समय में चर्चा में रही थी। और बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2020 में तीसरी रनर अप एडलाइन कैस्टिल्लो ने सूची में स्थान प्राप्त किया, यानी कि एडलाइन क्रिस्टिनो जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था, जो चौथे स्थान पर रही थी। पहले स्थान पर मेक्सिको रही थी और उसी में से यह एडलिन कैस्टेलिनो चौथे स्थान पर भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि इस सूची की बात करें तो द टाइम्स 50 मोस्ट डिजराइबल वुमेन सूची में इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं बात करते हैं अभिनेत्री दिशा पाटनी की और किरा आडवाणी की, दीपिका पादुकोण को। तो दिशा पाटनी की बात करें तो तीसरे स्थान प्राप्त हुआ था। चौथे स्थान की बात करें तो दीपिका पादुकोण को और चौथे स्थान की बात करें तो किरा आडवाणी की, यानी कि बात करते हैं तीसरा स्थान अभिनेत्री दिशा पाटनी को मिला था और चौथा स्थान की बात करें तो किरा आडवाणी को फोर्थ स्थान मिला था। और दीपिका पादुकोण की बात करें तो फिफ्थ यानी कि 5वें स्थान प्राप्त हुआ था। और बात करते हैं यानी कि 5वां स्थान मिला है इसको, इन सभी को इस बार से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। ये है रिया चक्रवर्ती, आप देख सकते
जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कारण ये बहुत ही चर्चा में रही थी। ये एक बंगाली एक्टर्स है और ये जो है पहले इसको बहुत बहुत थी जो इंडियन है, यानी बहुत से लोग इसे पहचानते ही नहीं थे। जब से सुशांत सिंह राजपूत का अचानक यानी आकस्मिक मौत हुआ है, उसके कारण यह बहुत ही चर्चा में रही थी। और बात करते हैं इसके बारे में, एक चुटकुला है, देखिए, चलिए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। और बात करते हैं इसके चुटकुला के बारे में, पढ़ते हैं। तो पता है हर बुरी बीमारी का कारण रिया है। पता है हर बुरी बीमारी का कारण रिया है, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डायरिया, डिप्थीरिया, गनोरिया, पायरिया और है लबेरिया भी है। मतलब ये जितने भी डायरिया, डिप्थीरिया, गोनोरिया, पायरिया और लबेरिया भी है, ये सारे के सारे चरका फसाद रिया चक्रवर्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आरबीआई ने CS घोष को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्ति देने की मंजूरी की है, नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये बात करते हैं बंधन बैंक के लिए इसे फिर से दोबारा यानी कि नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और बात करते हैं उपरोक्त के रूप में नियुक्त मंजूरी दे दी है। और बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। बंधन बैंक का मुख्यालय की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, और बंधन बैंक की स्थापना की बात करें तो 2000 कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं बंधन बैंक की स्थापना की, तो 2001 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अब रिवीजन क्लास कर लेते हैं, जो यानी कि पिछले क्लास में जो करंट अफेयर पढ़ाए गए थे, यानी कि करंट अफेयर का जो स्टडी किया गया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तब स्टैटिक जीके के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि स्टैटिक जीके देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए तो शुरुआत करते हैं। विश्व बैंक का अनुमान 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.3% वृद्धि हुई है, यानी कि विश्व बैंक के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि हुई है। अब भारतीय नौसेना में शामिल किए 3 ALHM के थर्ड उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, यानी 3 ALHM के थर्ड उन्नत हेलीकॉप्टर को शामिल कर दिए गए हैं। और बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेवन उन्नत अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनी पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% होगी। तो इसमें ग्रुप ऑफ 7 में उन्नत अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनी पर कर लगाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कम से कम 15% रहने का अनुमान है। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप के मेजबान के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो यह ओमान को नामित किया गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को प्राप्त किया है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा के में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो सबसे ऊपर राज्य की बात करें तो पंजाब इसमें सबसे ऊपर रहा है। अब बात करते हैं हाल ही में कौन HSBC इंडिया के CEO बने हैं? तो हितेंद्र देव HSBC इंडिया के CEO बने हैं। हाल ही में किस राज्य के वाटर ब्यूरियल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार? हाल ही में किस राज्य के वाटर ब्यूरियल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को मिला है। हाल ही में कौन होंगे तेल नियामक PNGRB के नए अध्यक्ष? तो यह नए अध्यक्ष की बात करें तो संजीव सहाय इनके नए अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक ने किस देश के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो भारत देश के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की कार्यक्रम की मंजूरी दी है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2021 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान की बात करें तो यह सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन ने प्राप्त किया है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, जो
कब से कब तक चलेगा, तो बात करते हैं 2021 से 2030 तक यह चलने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 तक चलने वाला है। जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो एनटीपीसी हाल ही में शामिल हुआ है। चलिए अब स्टैटिक जीके को स्टार्ट करते हैं। यह स्टैटिक जीके की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वस्तुकारक थे? कौन एक भारत के संसद के वस्तुकारक थे? तो ये बात करते हैं हर्बर्ट बेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भारत के वस्तुकारक, भारतीय संसद के वस्तुकारक हर्बर्ट बेकर थे, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बात करते हैं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हरियाणा राज्य में, यह मेला मनाया जाता है। और बात करते हैं पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग की बात करें तो स्वात घाटी को कहा जाता है। और बात करते हैं डब्ल्यूटीओ कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो डब्ल्यूटीओ कृषि समझौता की बात करें तो यह 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो कौन था? तो अरबिंदो, श्री अरबिंदो द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। और बात करते हैं महमूद गवाह किस साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था? तो यह बहमनी साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। और बात करते हैं एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। और बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो 3 हृदय की बात करें तो स्क्विड के 3 हृदय होते हैं। घूमर कहाँ का नृत्य है? तो घूमर के नृत्य की एक लोक नृत्य की बात करें तो यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है, जो कि पद्मावत फिल्म में यह घूमर को दिखाया गया है। आप वह पद्मावत नृत्य को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रथम भारतीय की बात करें तो आदिल हुसैन, यह नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड अभिनेता के रूप में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जीता था। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।